video on theory base of accounting. So this is the my channel name is Commerce Funda Study with Sharma. तो सर ये मेरा तीसरा वीडियो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस और बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। साथ में इसके बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS और GST के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिक क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड के लिए है, तो 11th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है इन सब चीज़ों का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS का। तो इससे पहले वाले वीडियोस में, इससे पहले 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसमें से 2 वीडियोस में मैंने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड असम्पशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो इफ यू वांट टू लर्न दूस कॉन्सेप्ट्स, वांट टू अंडरस्टैंड दूस कॉन्सेप्ट्स, तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट और AS, IFRS, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। सो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मेटेरियल फैक्ट्स। द मेटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। सो सर मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग अकाउंटिंग के अंदर वही चीज़ों पर फोकस करेंगे जो मेटेरियल फैक्ट्स हैं। तो सर मेटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं? सर मेटेरियल फैक्ट्स डिपेंड्स होते हैं ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड, राइट? Any fact would be considered as material if it is reasonably believed that its knowing would influence the decision of informed user of financial statement. कोई भी फैक्ट मटेरियल माना जाएगा जो कि इन्फॉर्म्ड यूजर्स को का डिसीजन इन्फ्लुएंस करे, राइट? सो अकाउंटिंग मस्ट फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। जैसे कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में भी हमें मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो वो मटेरियल फैक्ट्स पर ही अकाउंटिंग का फोकस होना चाहिए। जो अनमटेरियल है, जो कि जिस अकाउंटिंग से आपका इन्फॉर्म्ड यूजर्स को, कोई जो यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको आप थोड़ा सा लीनियंट तरीके से भी अकाउंटिंग कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और जो मटेरियल हैं चीज़ें, उनमें तो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, राइट? नाउ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, सर ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी आप समझ सकते हो सर, इम्पार्शियलिटी, राइट? ऑब्जेक्टिव मतलब इम्पार्शियलिटी, राइट? सो फ्री फ्रॉम, तो व्हाट इज फ्री? जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर जो अकाउंटिंग होनी चाहिए वो बायस से फ्री होनी चाहिए, अकाउंटेंट एंड अदर किसी के बायस से। यानी सर बायस क्या होता है? सर बायस इंक्लाइनेशन, प्रिजुडिसाइज फॉर यू और अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप, स्पेशली इन अ वे कंसिडर टू बी अनफेयर, राइट? सो एक बायस मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिससे कि टीचर ज़्यादा इंटरेक्ट करता हो या ज़्यादा उसको पसंद करता, तो वो एक बायस बिहेवियर है, यानी इंक्लाइन है उसकी तरफ टीचर, जो जिसको पसंद करता है। इंक्लाइनेशन प्रिजुडिसाइज फॉर और अगेंस्ट वन पर्सन, राइट? सो ग्रुप स्पेशली इन वे ऑफ कंसिडरिंग टू अनफेयर, जो कि वो अनफेयर है और बच्चे स्टूडेंट्स को भी उतना ध्यान देना चाहिए उसको। तो ये मतलब होता है बायस का। सर कोई भी अकाउंटिंग बायस तरीके से नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेंट की बायसनेस हो उसके अंदर या किसी अदर पर्सन की। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज सपोर्ट बाय वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स। सो हर ट्रांजेक्शन, ये पॉसिबल तभी हो सकता है कि हर जो ट्रांजेक्शन हो वो वेरीफिएबल हो, राइट? वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स हो, वाउचर्स हो, इसलिए वाउचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? अब मैं बात कर, जैसे कि मैंने आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं, तो वो भी एक सर ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कॉस्ट पे रखेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमारे पास उसके बिल्स होंगे, राइट? वाउचर्स होंगे, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, तो ऑब्जेक्टिविटी आएगी। अगर हम मार्केट वैल्यू पे उसको रखते तो
हो सकता था कि ऑब्जेक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती और कुछ ना कुछ बायस उसके अंदर हो सकता था। दैट्स वाई हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेसिस पर रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की। दैट्स द मेन रीजन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सर डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर सर हम डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे, राइट। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। सो जो डबल एंट्री सिस्टम है, अकाउंटिंग का सिस्टम है, वो डुअल एस्पेक्ट पर बेस्ड है। जो प्रिंसिपल मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझाया है, लेकिन आगे क्या कहा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। डुअल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजेक्शन्स के सर दो इफेक्ट होते हैं, रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गेम ऑफ अ बेनिफिट। यानी एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, और दो इफेक्ट होंगे, या एक रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गेम ऑफ अ बेनिफिट। ईच ट्रांजेक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। ईच ट्रांजेक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व्स टू और मोर अकाउंट एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर, राइट। तो दो और दो से ज्यादा अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। एग्जांपल ले लेते हैं, ओके सर। तो हम देख लेते हैं, अभी हम डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए। सर डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है सर, दो अकाउंट्स इफेक्ट करते हैं, उतने ही दो या दो से ज़्यादा, राइट। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम होगा, जितना डेबिट होगा अमाउंट उतने क्रेडिट, चाहे 4 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो चाहे 5 अकाउंट इन्वॉल्व हो, लेकिन जो डेबिट क्रेडिट है वो उसका अमाउंट मैच होना चाहिए, राइट। दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसके अंदर रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गेम ऑफ अ बेनिफिट दोनों ही एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देख लेते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर 60,000, राइट। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक पेड, राइट। तो सर फर्नीचर बेनिफिट क्या है सर, बेनिफिट सर फर्नीचर है, राइट। फर्नीचर है बेनिफिट, तो सर फर्नीचर जो है वो बेनिफिट है कितने अमाउंट से सर, 60,000 से, राइट। अच्छा, फर्नीचर बेनिफिट है और चेक पेड किया यानी बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ होगा, यानी बैंक अकाउंट भी 60,000 से, राइट। तो दो एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड किए इसमें, एक तो सर गेम ऑफ अ बेनिफिट और रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, राइट। तो ये दो एस्पेक्ट हैं और दोनों एक देखें इक्वल अमाउंट से ही हैं, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट। अभी मैं आपको डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से बताने को, अभी आपने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सीखा नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि सर क्या रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट है, क्या गेम ऑफ अ बेनिफिट है, कितने कितने अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से, राइट। तो अब बात करते हैं ओपनिंग बैंक अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,80,000, राइट। ओपनिंग बैंक अकाउंट, सर बैंक अकाउंट ओपन किया है तो सर हमने रिसीव किया सर, हमने रिसीव किया सर बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट में हमको 60,000 रुपीज़ मिले, मतलब हमने डिपॉजिट की, सॉरी 4,80,000 का अमाउंट है इसमें, 4,80,000, राइट। और वहीं से कैश हमारा डिक्रीज हो गया, तो हमने कैश दिया, कैश के बदले हमारा बैंक अकाउंट ओपन हो गया और हमारे बैंक में ये बैलेंस आ गया 4,80,000 का, राइट। हमारे एक तरफ कैश डिक्रीज हुआ और बैंक इंक्रीज हो गया। तो डुअल इफेक्ट है कि नहीं सर, बैंक और कैश, सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते थे। अभी मैं इसको आपको ये नहीं बता रहा कि किस तरीके से आपको डेबिट करना है, क्या क्रेडिट होगा, वो जब रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स हम डिस्कस करेंगे तब है। पर मैं आपको डुअल एस्पेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सर क्या होता है रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट, गिविंग ऑफ बेनिफिट, कौन से अकाउंट्स कितने अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से सर डेबिट क्रेडिट होंगे, चाहे कितने भी अकाउंट इन्वॉल्व हो, लेकिन जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतनी क्रेडिट होगा, जितना क्रेडिट हुआ उतना, दोनों ही इक्वल होने चाहिए सर, डेबिट और क्रेडिट, राइट। बात करते हैं सर, अभी डेबिट क्रेडिट की वजह से भी आप ज़्यादा ध्यान मत दो, बस इस पर ध्यान दो कि रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गिविंग ऑफ अ बेनिफिट कौन सा सर दो डुअल एस्पेक्ट हो रहे हैं, बस इस पर फोकस करिए। डेबिट क्रेडिट तो हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन में पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। तो बात करें बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस ऑफ रुपीज़ 1,25,000, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो यानी हमारा सर बेनिफिट क्या है सर, 1,25,000 रुपये का सर बेनिफिट है हमारा, राइट। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, राइट। प्लांट
एंड मशीनरी परचेज करी, राइट, मशीनरी परचेज करी 1,25,000 से, 1,25,000 से प्लांट मशीनरी परचेज करी, राइट। इसके बाद सर हमने एडवांस दिया है, देखिए वी हैव इन द एडवांस ऑफ ₹10,000 कैश इज पेड, वी हैव एन एडवांस ऑफ ₹10,000 राइट इन कैश इज पेड टू मिस MS। तो सर 10,000 पे कर दिए हैं हमने, यानी हमने उनको 10,000 का कैश पे किया है, राइट। लेकिन सर जो अभी जो रिमेनिंग बैलेंस है 1,50,000 वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, राइट। ये हमारे सर क्रेडिटर्स हो जाएंगे, क्रेडिट सर ये हमारा क्रेडिटर्स एज अ क्रेडिटर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनको, राम जी लिमिटेड को, राम जी लाल जी को एज अ क्रेडिटर, राइट। तो ये हमको ये बेनिफिट देना है 15 10 प्लस। तो इसमें सर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश अकाउंट, राम जी अकाउंट एंड प्लांट नेट। तो वही मैं बता रहा था आपको, डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट सेम है, अकाउंट चाहे 2 या 3 इन्वॉल्व हो लेकिन अमाउंट सेम है। तो यही है कि रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट एंड गिवन ऑफ अ बेनिफिट। तो सर ड्यूअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है, राइट, ड्यूअल एस्पेक्ट को, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, राइट, दैट्स इट। सर अब हम बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइमिंग। सर हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग करते हैं, कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस होते हैं दो, लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग वो सर एक्यूरल बेसिस पर ही होती है, कैश बेसिस पर नहीं होती। कैश बेसिस पर इसलिए भी नहीं होती क्योंकि वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, वो मेयरली जस्ट रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मनी पर ही अकाउंटिंग होती है, रेदर देन ऑन हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट। कैश बेसिस के अंदर जब आपको कैश रिसीव हुआ, पेड हुआ, वो जब भी आप वो ट्रांजैक्शन को बुक कर लो, आपको उससे मतलब नहीं है वो कौन से पीरियड का है, कब वो ड्यू हो रहा है, उससे आपको कोई रिलेट नहीं है, सिर्फ कैश आया और कैश गया, यानी कैश बेसिस पर आपके ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट। लेकिन एक्यूरल बेसिस के अंदर सर, एक्यूरल बेसिस के अंदर हम देखते हैं कि वो ट्रांजेक्शन कब कौन से पीरियड का, इन विच दे आर ऑकर, राइट, किस पीरियड के लिए रिकॉग्नाइज इन कॉस्ट में रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जब करते हैं जब हमें पता है किस पीरियड इन विच दे ऑकर। सो ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है सर, और सर ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी फॉलो करता है, राइट। और ये जब हम रिकॉर्डिंग नहीं करते इसमें कि व्हेन दे आर पेड और रिसीव्ड वाली कैश रिसीव्ड और पेड वो कैश बेसिस पर ही होता है सर, हम ऑन द राइट एक्यूरेट बेसिस। तो सर एग्जांपल्स देख लेते हैं और दोनों में ही देख लेते हैं वो चीज़ें कब कब रिकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए रेंट पेड, दिसंबर का रेंट सर जनवरी में पे हुआ है, राइट। तो जनवरी में पे हुआ है, नहीं पेमेंट हुई है जनवरी में, तो कैश बेसिस पे तो सर जनवरी में ट्रांजेक्शन इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन सर एक्यूरेट बेसिस में दिसंबर में करेंगे, दिसंबर का ट्रांजेक्शन है, राइट। आपका राइट टू आपका जो जिस पीरियड का वो एक्सपेंस है उसी पीरियड में करेंगे, दिसंबर का है तो आपको दिसंबर के पीरियड में ही रिकॉर्ड करना है, राइट। क्रेडिट सेल जनवरी में की है और वो अप्रैल 15 में उसका पेमेंट हुआ है, तो यानी सॉरी अप्रैल 15 में उसको पैसा मिला है, तो अप्रैल 15 में पैसा मिला है तो कैश बेसिस पर सर अप्रैल में कर देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन एक्यूरल में जनवरी में ही करेंगे क्योंकि लीगल राइट टू रिसीव अराइज हो चुका है सर जनवरी 15 में अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो एक्यूरल बेसिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी फॉलो करता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को, लेकिन कैश बेसिस नहीं करते। कैश बेसिस इजी है बट वो इनएप्रोप्रिएट मेथड है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मेरली वो सिर्फ डिफरेंस है बिटवीन द रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मनी फ्रॉम द गिवन पीरियड रेदर देन एन हैपनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट। तो एक्यूरल बेसिस पर ही हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और एक्यूरल बेसिस की रिकॉर्डिंग करते हैं जिससे कि हमें वो उसी पीरियड की रेवेन्यूज एंड उसी पीरियड की कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट। हमें कैश रिसीव या पेमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उसके किस पीरियड में वो ऑकर हुआ है, इन विच पीरियड दे आर ड्यू, राइट। सो वो हमें उससे मतलब है, राइट। सो एक्यूरल बेसिस फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल को भी और आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओके। सो आज की हम वीडियो को सम अप कर लेते हैं।
वैसे मैं आज की वीडियो में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS भी इंक्लूड करने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो आज हमने मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि सर सिर्फ वही फैक्ट्स हम लोग एम्फेसिस करेंगे, उन्हीं फैक्ट्स पर जो मटेरियल होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द फाइनेंशियल यूजर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, उन्हीं फैक्ट्स को हम इम्पोर्टेंस देंगे और उन्हीं पर ही सारे डिस्क्लोजर और जितने भी प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। जो इमेटेरियल फैक्ट्स हैं उनका हम थोड़ी लीलियंसी भी कर सकते हैं, राइट। तो मटेरियल कॉन्सेप्ट पर ही फोकस होता है अकाउंटिंग का, राइट, जो कि स्टेक होल्डर्स की डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर, राइट। हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की। सर ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर सर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, वो सर इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी के बाइस नहीं होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होनी चाहिए, या अकाउंटेंट या किसी अदर पर्सन के, राइट। ये सर इम्पोर्टेंट, ये सर जब भी पॉसिबल हो सकता है जब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सर वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही हम लोग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जो कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, उसके अंदर भी सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम एसेट्स जो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, बिकॉज ऑफ अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं तो वाउचर्स आर अवेलेबल थ्रू विच वी कैन वेरीफाई थिंग्स, सो दैट्स वाई। और हम लोग अगर मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो थोड़ा सा अनबायस हो सकता है मार्केट वैल्यू पे, राइट। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमारे पास एक प्रूफ है कि भाई वाउचर है, राइट। दैट्स वाई वी डू अकाउंटिंग ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉस्ट मतलब कॉन्सेप्ट मतलब फ्री फ्रॉम बाइस से फ्री होना चाहिए किसी भी तरीके के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। बात कर लें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। सर सिस्टम में हमने बात करी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, जिसमें हमने बात करी डबल एंट्री सिस्टम की और सिंगल एंट्री तो कोई सिस्टम है ही नहीं सर। सिंगल एंट्री में तो सारे एस्पेक्ट हम लोग ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन हर सर डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। जो बेनिफिट हमको मिला है और दूसरी पार्टी को हमने बेनिफिट दिया है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको समझाया ड्वेल एस्पेक्ट कि सर दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे और डेबिट क्रेडिट का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, बेनिफिट रिसीव्ड और बेनिफिट गिवन, वो इक्वल होगा, राइट। मतलब डेबिट क्रेडिट सेम होंगे। डेबिट क्रेडिट हम लोग आगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में समझेंगे, राइट। कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, वो हम लोग आगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में समझेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हमने समझा सर कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस पे सर पेड एंड रिसिप्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, और एक्यूरल बेसिस पे ड्यू और अकॉर्ड बेसिस पे ट्रांजेक्शन होता है। कैश बेसिस और जो अकाउंटिंग जनरली जो होती है अकाउंटिंग सर एक्यूरल बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती। एक्यूरल बेसिस के अंदर सर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फॉलो होता है और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लेकिन कैश बेसिस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता, और ये इनअप्रोप्रिएट मेथड है टू असर्टेन प्रॉफिट, राइट। इनअप्रोप्रिएट मेथड कैश, तो एक्यूरल बेसिस पर ही हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट अपनी वीडियोस लाता रहूँगा, हर दिन हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।